नमस्कार, जय हिंद दोस्तों। आप सभी का स्वागत है ऑल इन वन एजुकेशन सेंटर में। दोस्तों आज से हम यूपी टेट की पूरी तैयारी करने जा रहे हैं इस चैनल पर। तो हम ईवीएस, सीडीपी हो, चाहे इंग्लिश हो, चाहे हिंदी हो, सबकी तैयारी यहाँ से कर पाएंगे। तो आइए इस वीडियो में हम सबसे पहले अपनी मातृभाषा हिंदी से शुरुआत करते हैं। हिंदी के पहले चैप्टर वर्णमाला से। इस चैप्टर में हम छोटे से ही वीडियो में सारे सार देख लेंगे। कोई ऐसा प्रश्न नहीं बचने पाएगा जो आप कर ना पाएँ। तो ऐसे में हम इस वीडियो में पूरा एक चैप्टर निचोड़ इसमें निकालेंगे इस चैप्टर का, और इसमें आप एक एक प्रश्न कर पाएंगे। प्रीवियस ईयर में चाहे क्वेश्चन आए हो या आने वाले समय में पेपर आएगा। आप चाहे टेट तैयारी करें चाहे सुपर टेट, ये टॉपिक आपको बहुत अच्छे नंबर, लगभग 2 से 3 नंबर देकर ही जाएगा। तो चलिए इसको हम स्टार्ट करते हैं और इसको पूरी तरीके से मैप के जरिए पढ़ते हैं, समझते हैं। तार्किक ढंग से भी कई चीज़ें हम शब्दार्थ समझेंगे कि कैसे इसको कहा जाता है, क्यों कहा जाता है। तो चलिए स्टार्ट करते हैं इस वीडियो को। पहले हम देखेंगे कि जो वर्ण हैं आपके अ से ह तक, वो कहाँ से उच्चारित होते हैं, वो कहाँ से बोले जाते हैं, उनका उच्चारण स्थान क्या है। उसके बाद हम स्वर जानेंगे, व्यंजन जानेंगे, अयोगवाह जानेंगे, अनुस्वार अनुनासिक जानेंगे, अल्प प्राण, महाप्राण, अघोष, सघोष, ये सारी चीज़ें भी हम इस वीडियो में ही जानेंगे। तो सबसे पहले हम जानते हैं कि कौन से वर्ण का उच्चारण स्थान कहाँ से होता है। तो चलिए शुरू करते हैं। यहाँ आप मैप अच्छे से देख पा रहे होंगे, यहाँ वर्ण लिखे हैं, अभी इनको जानेंगे कि कहाँ से ये उच्चारित होते हैं। तो सबसे पहले अंग, ड़, ड़िया, इया, ड़, न, म, ये देखेंगे कहाँ से उच्चारित होते हैं। ये देखिए यहाँ नाक से, यानी नासिक, नाक से इसको उच्चारण करते हैं, तो इसको नासिक को बोला जाता है, नासिक। या आप इसको पंचाक्षर भी बोल सकते हैं, पंचाक्षर, पंचाक्षर, पंचाक्षर या पंचमाक्षर, दोनों चीज बोला जाता है। तो पंचमाक्षर कहें या पंचाक्षर कहें, तो इसका मतलब क्या हुआ, पंचमाक्षर इसे क्यों कहा जाता है। तो जब आप अंतस्थ व्यंजन में जाते हैं, क वर्ग, च वर्ग, ट वर्ग, प वर्ग, तो उसमें आप जाएंगे तो सबसे लास्ट वाले 5वें जो वर्ण होते हैं, यानी 5वें वर्ण आपके कौन से होते हैं, ड़ होता है, इया होता है, ड़ होता है, न होता है, म होता है, ये 5 अक्षर होते हैं। इसे पंचाक्षर बोला जाता है इसीलिए। अब इसका उच्चारण स्थान आप जान ही गए हैं, नाक से होता है। फिर आते हैं त वर्ग में, त वर्ग, स और ल, ये कहाँ से बोला जाता है, ये कहाँ से बोला जाता है, ये आपका दंत से बोला जाता है। जब आप बोलें, उच्चारण करके देखें, त, थ, द, ध, न, तो आप ऐसे बोलेंगे, स, ल, ये बोलेंगे तो आपको पता चलेगा कि आप जब बोल रहे हैं तो आपके दंत का इसमें प्रयोग हो रहा है। तो इसको हम क्या बोलेंगे, दंत से इसको बोलते हैं। किससे बोलते हैं दोस्तों, दंत से। यहाँ पर हम लिख भी दे रहे हैं, आप इसका स्क्रीनशॉट ले लीजिएगा लास्ट में, ताकि आपको बहुत आसानी लगे और तैयारी अच्छे से कर सके। चलिए वह अब देखते हैं, वह कहाँ से उच्चारित होता है। वह आपका ओष्ठ और दंत दोनों से उच्चारित होता है, दोनों के सहयोग से होता है। तो जब दंत और ओष्ठ दोनों का सहयोग हो रहा है तो इसको हम लिख देंगे दंतोष्ठ। तभी हम देखते हैं इसको दंतोष्ठ या ऐसे दंतोष्ठ लिखा आप देखेंगे कहीं भी। तो दंतोष्ठ यानी दंत यानी दांत और ओष्ठ से ये उच्चारित होता है। फिर प वर्ग, उ और उ, ये कहाँ से होता है, प, फ, ब, भ। जब आप बोलेंगे खुद आप जान जाएंगे कहाँ से उच्चारित हो रहा है। तो प, फ, ब, भ जब बोल रहे हैं तो आपका ओठ आपस में टकरा रहा है, यानी ये ओष्ठ से बोला जाता है। कहाँ से बोला जाता है, ओष्ठ से। उ और बड़ा उ, ये भी। अब ओ, औ और आ, ये आप वर्ण सबसे पहले देख रहे हैं, नया नया देख रहे होंगे। जैसे आप कॉलेज लिखते हैं तो कॉलेज लिखने में आप देखिए इसी वर्ण का यूज करते हैं। तो ये देखिए ये कहाँ से बोला जाता है, ये आपका कंठोष्ठ से बोला जाता है। कंठोष्ठ मतलब कंठ प्लस ओष्ठ। देखिए कंठ यहाँ पर होता है, ये ओष्ठ। अब मान लिए आपसे पूछा जाए कि कहाँ से उच्चारित होते हैं सब, मुंह से आप बोलते हैं, नहीं, सबसे पहले कंठ से सारे वर्ण उच्चारित होते हैं। आपका गला अगर बैठ जाए, कंठ से आवाज़ ही सही से नहीं निकलेगी तो आप कोई चीज़ उच्चारण सही से कर ही नहीं पाएंगे। इसलिए सबसे मेन भूमिका होता है कंठ का। तो अब आगे देखते हैं, री, ट वर्ग, स और र, ये कहाँ से बोले जाते हैं। ये आपका इसका उच्चारण स्थान री हो। ट वर्ग मतलब क्या हुआ, ट, ठ, ड, ढ, ट, ठ, ड, ढ, न, तो ये कहाँ से बोला जाता है। ये आप देखिए ट, ठ बोल के देखिए, ट, ठ, ड, ढ, जब बोल रहे हैं तो जीभ आपकी जाके पीछे से टकरा रही है, पीछे आपके ऊपर जाके टकरा रही है। जहां पर टकराती है इसको हम क्या कहते हैं, मूर्धा या मूर्धन्य। तो इसको हम क्या कहेंगे, मूर्धा। ये कहाँ से उच्चारित होते हैं सब, मूर्धा। अब यहाँ पर आप
अ से ह तक सभी वर्णों का उच्चारण स्थान बिल्कुल सटीक देख पाएंगे। कहीं कहीं आप देखेंगे बहुत कन्फ्यूजन है, किताबों में है या वीडियोज़ में है, सब अलग अलग तरीके से बता रहे हैं। वहाँ पर आप बिल्कुल एनालिसिस करके वीडियो बनाया जा रहा है। आप शुरू से आखिरी तक बने रहेंगे तो बहुत सारे डाउट्स आपके क्लियर होने वाले हैं इस वीडियो में, तो शुरू से आखिरी तक देखते रहिएगा। अब देखिए यहाँ पर मूर्धा क्या होता है आपको बता ही चुके। अब तालु के बारे में आते हैं। ई ई ई ई और फिर च वर्ग, च वर्ग में च छ ज झ इया, ये सब कहाँ से बोले जाते हैं? य और श, ये आपके तालु से बोले जाते हैं। मूर्धा के पीछे वाला जो भाग होता है वो तालु आपका कहलाता है। ये तालु से बोले जाते हैं। कहाँ से? तालु से। अब आगे आप देखिए ए आए, ये स्वर होते हैं, संयुक्त स्वर होते हैं। ये कहाँ से बोले जाते हैं? संयुक्त स्वर आपके तालु और कंठ, कंठ प्लस तालु से बोला जाता है। कंठ, कंठ प्लस तालु दोनों से मिल सहयोग से ये ए आए बोला जाता है। अब आते हैं आ आ अ का वर्ग और ह, ये कहाँ से बोले जाते हैं? का वर्ग मतलब क ख ग घ ङ, तो ये कहाँ से बोले जाते हैं? ये आपका का वर्ग है तो कंठ से बोला जाएगा। कहाँ से बोला जाएगा? कंठ से। ये देखिए कंठ से ये बोले जाते हैं। और अयोगवाह, इसको अह कहा जाता है, इसको अयोगवाह भी कहा जाता है। और ह अकह सवर्ण, ये आ वर्ग, क वर्ग और अह और ह, ये सब कंठ से बोले जाते हैं। तो अब देखिए इसमें पूरा हम देख लिए कि उच्चारण स्थान किसका कहाँ से होता है। कोई अब डाउट नहीं रह जाएगा उच्चारण कहाँ से कौन से अक्षर होते हैं। अब सबसे पहले हम देखते हैं वर्णमाला आखिर किसे कहते हैं, वर्णमाला इसे क्यों कहा गया। कोई भी माला पिरोया जाता है तो हर एक, जैसे आप माला पिरोएंगे ऐसे करते फिर कोई बड़ा रखेंगे, फिर छोटा फिर बड़ा, ऐसे करके सुव्यवस्थित सुसंगठित तरीके से क्रमबद्ध तरीके से उसको व्यवस्थित करके माला पिरोया जाता है। उसी तरह से वर्णों को एक सुसंगठित और क्रमबद्ध तरीके से इसको रखा गया है वर्णों को, यानी पहले स्वर आएगा फिर व्यंजन आएगा। इसको भी हम यहाँ पर इस वीडियो में देखेंगे। तो वर्णमाला में हम सबसे पहले जानेंगे कितने, हिंदी वर्णमाला में कितने अक्षर होते हैं स्वर और व्यंजन मिलाकर। तो टोटल 52 होते हैं। अगर आपसे मूल पूछ लिया जाए कि मूल वर्ण कितने होते हैं, मूल स्वर और व्यंजन मिलाकर कितने होते हैं, तो आप कहेंगे 11 + 33। ये कितना होता है? स्वर कितने होते हैं आपके? 11 होते हैं और व्यंजन कितने होते हैं? 33। इनको मिला के कर दिया जाएगा तो 44 हो जाएगा। लेकिन ये चीज़ें आपको जानना जरूरी है कि 33 के अलावा और व्यंजन कौन से होते हैं। 11 तो आप अभी जानेंगे ही, लेकिन 33 के अलावा और व्यंजन कहाँ गए, क्योंकि इनको जोड़ने पर 44 हो जाएगा और टोटल होते हैं 52। तो ये बाकी वाले कौन कौन से हैं वो भी हम जानेंगे इस वीडियो में। तो शुरू से आखिरी तक बने रहिएगा, अभी जुड़े रहिए हमसे। चलिए हम पहले जानते हैं स्वर के बारे में। स्वर आपके 11 होते हैं। स्वर आप पढ़ रहे होंगे अ ई आ ई उ ओ ए री ए आए ओ औ, ये सब आपके क्या होते हैं? स्वर होते हैं। और जो अंग अह होता है वो क्या होता है? अयोगवाह। अंग और अह, अंग अह, ये क्या होते हैं आपके? ये आपके अयोगवाह होते हैं। क्योंकि अयोगवाह इनको क्यों कहा गया है? ना तो ये स्वर हैं ना ही व्यंजन है, तभी इनको अयोगवाह की श्रेणी में रख दिया गया है। पहले ये स्वर में ही गिने जाते थे, लेकिन एक सम्मेलन हुआ, वहाँ पर इसको हटा दिया गया और इसका नया नाम दे दिया गया अयोगवाह। तो यहाँ पर अब देखेंगे हम स्वर 11 कौन कौन से होते हैं और उनके नाम क्या होते हैं। स्वर के आप प्रकार यहाँ देखेंगे, ह्रस्व स्वर, दीर्घ स्वर, प्लुत स्वर। मेनली 2 होते हैं, ह्रस्व स्वर और दीर्घ स्वर, लेकिन हम यहाँ पर 3 देखेंगे, ह्रस्व स्वर, दीर्घ स्वर, प्लुत स्वर। यहीं पर आप देखेंगे संयुक्त स्वर क्या होता है। संयुक्त स्वर भी स्वर का एक भाग है, उसको भी देखना जरूरी है। तो चलिए यहाँ पर देखते हैं कि ह्रस्व स्वर हो या आपसे पूछ ले लघु स्वर, एक मात्रिक स्वर, आपसे मूल स्वर पूछ ले तो आप क्या बताएंगे? तो मूल स्वर, ह्रस्व स्वर, लघु स्वर, एक मात्रिक स्वर सभी एक ही है। क्या है? ह्रस्व स्वर। इसका ये कितने होते हैं? ये आपके 4 होते हैं। 4 कौन कौन से होते हैं ये भी देख लेते हैं। आपका छोटा आ, फिर छोटी ई, छोटा ऊ, फिर री, ये आपके 4 मूल स्वर होते हैं, या एक मात्रिक स्वर इन्हें कह सकते हैं या लघु स्वर। ये आपके 4 होते हैं। अब आते हैं दीर्घ या द्विमात्रिक स्वर। इसको एक मात्रिक स्वर क्यों कहा गया ये भी जानना जरूरी है। इसको बोलने में एक मात्रा का समय लगे वो एक मात्रिक या ह्रस्व स्वर कहलाता है। और दीर्घ स्वर क्या कहलाता है? या फिर द्विमात्रिक स्वर, जिसको बोलने में 2 मात्रा का समय लगे वो द्विमात्रिक होता है। ये दीर्घ का मतलब क्या हुआ? ये छोटा है उसके बाद दीर्घ हो जाएगा, तो इसका दीर्घ रूप क्या होगा? आ का बड़ा आ, ई का बड़ी ई, फिर ऊ का बड़ा ऊ। अब इसमें री का बड़ा नहीं होता है, वो संस्कृत में होता है, यहाँ पर नहीं होता। ये कितने हो गए? ये आपके 3 हो गए। 4 3 7। अब बचे
चार चार और जो स्वर होते हैं वो पहले जब हम पढ़ते थे शुरुआत में तो दीर्घ स्वर में ही ए ऐ ओ औ रख दिया गया था, रखा जाता था और पढ़ाया भी जाता था। लेकिन अब आप बड़ी क्लास में जाएंगे, आप कंपटीशन के लेवल पर जाएंगे तो वहाँ पर आप संयुक्त स्वर के नाम से इसे जानेंगे, ए ऐ ओ औ। ऐसा क्यों कह रहे हैं संयुक्त स्वर? क्योंकि ये दो स्वरों के मिलकर बने होते हैं। स्वर, अच्छा स्वर की परिभाषा हम लोगों ने नहीं देखी थी, तो स्वर वे होते हैं जो स्वतंत्र रूप से बोले जाते हैं। स्व मतलब अपना, यहाँ पर स्व रचित, स्व मतलब अपना, अपने द्वारा जो हो, यानी कि अपना खुद का कोई भी चीज़ होता है तो हम स्वतंत्र रूप से उसका यूज करते हैं। तो जो वर्ण स्वतंत्र रूप से बोले जाएं, जिसमें किसी की सहायता ना लेनी पड़े, वो स्वर कहलाते हैं। तो यहाँ पर अब आइए बच्चे चार उसको देख लेते हैं। जो चार बचे हैं वो कौन कौन से हैं? ए ऐ ओ और औ। अब संयुक्त स्वर इन्हें क्यों बोला गया है और किन किन स्वरों से ये मिलकर बनता है, ये आपको बता ही दिए हैं कि संयुक्त स्वर इसे क्यों बोलते हैं, क्योंकि दो स्वरों के मिलने से ये स्वर बने हैं। देखिए ए कैसे बनता है, आ प्लस ई, आइए, आ प्लस ई कर देंगे तो ए बन जाएगा। और ऐ कैसे बनता है, जब आ में ये छोटा वाला जोड़ देंगे, आ प्लस ए जोड़ देंगे तो ऐ बन जाएगा। अब आ और ऊ जोड़ देंगे, आ प्लस ऊ जोड़ देंगे तो ओ हो जाएगा, और आ प्लस आओ कर देंगे, आ प्लस ओ कर देंगे तो आओ हो जाता है। तो इस तरह से ये सब में देखिए छोटा आ जरूर होगा, पहला ये स्वर होगा, फिर दूसरे स्वर और जुड़ेंगे तो ये अन्य स्वर का निर्माण कर देते हैं। तो देखिए यहाँ पर आ ई ए हो गया, आ ए ऐ हो गया, आ प्लस ऊ ओ हो गया, आ प्लस ओ। ये कभी कभी अलग अलग करके पूछे भी जाते हैं पेपर में, ऑप्शन दे दिया जाता है कि संयुक्त स्वर कौन से हैं। ऑप्शन इनमें से चार होंगे, तीन होंगे, एक इसमें से होगा, तो आपको छांटना होगा। अब आइए देखते हैं कि स्वर और किस प्रकार के होते हैं। जीभ के आधार पर स्वर का विभाजन किया गया है, ओष्ठ के आधार पर स्वर का विभाजन किया गया है। तो पहले हम देखेंगे जीभ के आधार पर स्वर कितने प्रकार के होते हैं। जीभ के आधार पर तीन प्रकार के स्वर होते हैं। आप देखिए जीभ ऐसे बनी होती है, तो ये आगे वाली, ये आगे का हिस्सा हो गया, ये बीच का हिस्सा हो गया, ये पीछे का हिस्सा हो गया। तो आगे का हिस्से को हम कहेंगे अग्र स्वर, मध्य स्वर और पक्ष स्वर, यानी पीछे का, यानी जो हिस्सा आगे के हिस्से से जो स्वर बोले जाएंगे वो अग्र स्वर होगा। जैसे कि ई ए ऐ, आप उच्चारण करिए ई ए ऐ, तो आगे जीभ के आगे के हिस्से का इस्तेमाल हो रहा है, तो ये क्या होगा, अग्र स्वर होगा। ये आपके टेट में पूछा गया है कई बार, इसलिए इसको हम बता रहे हैं, क्योंकि आप अभी हो सकता है ये चीज़ नहीं जानते हो, ना पढ़े हो, इसीलिए हम डिटेल में इसको समझ रहे हैं। मध्य स्वर, आप सोचिए कि कोई गूंगा व्यक्ति है, बोल नहीं पा रहा है, तो आपसे पूछा जाए कि वो कौन से स्वर का उच्चारण करता है, तो वो मध्य स्वर का उच्चारण करता है, आ का, आ ऐसे बोलता है। अब आगे हैं पश्च स्वर। क्या होते हैं पश्च स्वर? जिसमें जीभ के पीछे वाले हिस्से का इस्तेमाल होता है। तो बाकी इनमें से जो स्वर बचा, जैसे यहाँ पर बच गया बड़ा, ऊ री, ये ओ आओ, ये जितने भी हो गए वो पश्च स्वर में आ जाएंगे। क्या हो जाए, कौन कौन सा? बड़ा आ, ऊ, बड़ा ऊ, फिर आपका री, फिर ओ और आओ, ये आपके पश्च स्वर में आ जाएंगे। अब आते हैं ओष्ठ के आधार पर। ओष्ठ के आधार पर दो प्रकार के स्वर होते हैं, एक व्रतमुखी और अव्रतमुखी। व्रतमुखी वो होता है जिसमें व्रत का मतलब आप जानते ही हैं कि व्रत ऐसे गोल गोल होता है। तो ऐसे स्वर जो ओ बोले आप, तो आपका जो ओठ हो वो व्रत के तरीके में आ जाए, क्योंकि ओष्ठ का हम देख रहे हैं ना, ओष्ठ के आधार पर, तो ओठ गोल गोल हो जाए। ऐसे स्वर कौन से हैं? ऐसे स्वर कौन से हैं जिनको बोलने पर ओष्ठ गोल आकृति में हो जाता है? जैसे ओ होता है, या ऊ हो गया, बड़ा ऊ हो गया, ओ हो गया और आओ हो गया। ये चार जो आपके होते हैं वो व्रतमुखी होते हैं। इसके अलावा जितने स्वर बचते हैं वो अव्रतमुखी होते हैं। तो इसमें इतना हम जाने हैं। अब देखिए अयोगवाह यही होता है। ये आपका क्या होता है, इसको किस श्रेणी में रखा गया आपको बता ही दिए हैं। ये आपके अयोगवाह कहलाते हैं, अयोगवाह। अब इसको अलग भी करना चाहें तो इसको अनुस्वार कहेंगे। ये क्या होता है आपका, ये विसर्ग होता है, विसर्ग। ठीक है, तो इसको आप स्क्रीनशॉट ले सकते हैं। तब तक के लिए फिर हम आगे व्यंजन पर अब विस्तृत जानकारी लेंगे। तो अभी हम लोग स्वर के बारे में जान रहे थे, अब व्यंजन के बारे में जानेंगे। इससे पहले हम जानेंगे कि स्वर के एक और भाग प्लुत स्वर क्या होते हैं आखिर। जैसे हमने ह्रस्व स्वर, इसको बोलने में कम समय लगता है। दीर्घ स्वर ह्रस्व स्वर से
बोलने में कम समय ज़्यादा समय लगता है, दीर्घ स्वर कहलाता है। प्लुत स्वर क्या होता है, जिसमें त्रिमात्रिक यानी 3 मात्रा का समय यानी ह्रस्व दीर्घ की अपेक्षा ज़्यादा समय लगता है बोलने में। तो प्लुत स्वर में कौन से आते हैं, ये वर्ण होते हैं या शब्द होते हैं, इसको भी जानते हैं। तो प्लुत स्वर वे होते हैं जो चिल्लाने, रोने, गाने या फिर भजन कीर्तन के समय प्रयुक्त किए जाते हैं, या फिर आप कह सकते हैं नाट्य संगीत में इसका यूज होता है। जैसे आप कहें कि ओम, जैसे ओम बोलें तो ओम नहीं बोल देंगे, ओम यानी बोलने में ज़्यादा समय लग रहा है। जैसे आप जैसे कौशल्या माँ बुला रही हो राम जी को, तो कैसे बुलाएंगी, जैसे दूर हैं कहीं तो राम, या फिर कोई कहता है जैसे अजान होती है तो अल्लाह, तो मतलब जो उच्चारण ऐसे होता है इसमें समय ज़्यादा लगता है, वो प्लुत स्वर में आता है। जैसे राम कोई बोले रा, तो इसमें आ जो स्वर है इसका खिंचाव हो जाता है, जो खिंचाव होता है उसमें लगता है समय, वही हो जाता है आपका प्लुत स्वर। जैसे ओम, तो ओ ओम ऐसे बोलेंगे, फिर म, तो ओम ऐसे। फिर अब यहाँ पर दूसरा जैसे नाट्य संगीत के रूप में जैसे बुलाया, राम बुला रहे हैं, ठीक है। फिर अगर इसके अलावा कोई और उदाहरण देखना चाहें चिल्लाते समय या रोते समय, तो आप देखते हैं बच्चा एक छोटा रो रहा होता है ई, तो इसमें क्या हो रहा है, ई का ई जो है वो यहाँ पर ई का उच्चारण बार बार मतलब थोड़ा दीर्घ समय के लिए जा रहा है ई, ठीक है। तो इस तरह से नाट्य संगीत, रोने चिल्लाने आदि में इसका प्लुत स्वर का प्रयुक्त होता है, यानी प्लुत स्वर वहीं पर प्रयोग आता है। अब अल्पप्राण, महाप्राण, अघोष, सघोष के बारे में जानेंगे, उससे पहले जानते हैं व्यंजन। तो यहाँ पर हमने देख लिया कि ह्रस्व स्वर कितने होते हैं, 4, वो आप पढ़ ही चुके हैं। यहाँ पर पूरा टोटल इसको ये 3 होता है, ये 4 होता है, इसको टोटल मिलाकर 7 हो जाएगा, यानी ये टोटल मिलाकर स्वर कितने हो गए, 11। अब यहाँ पर व्यंजन हमने 33 पढ़ा था, 33 अब देखेंगे व्यंजन कौन से होते हैं। तो यहाँ पर आप स्पर्शी व्यंजन यहाँ पर देख रहे हैं, स्पर्शी व्यंजन, स्पर्शी व्यंजन में कितने हैं आपके 25 टोटल होते हैं। इसको वर्गीय व्यंजन भी बोलते हैं, क्या बोलते हैं, वर्गीय व्यंजन, वर्गीय व्यंजन, क्योंकि वर्ग के समान है। वर्ग क्यों कहा जा रहा है, वर्ग आप जानते हैं, गणित के स्टूडेंट होंगे तो वर्ग में जो इधर लेंथ होती है वही ब्रेथ होती है, यानी लंबाई चौड़ाई समान होता है। तो यहाँ पर आप देखेंगे 5 इधर भी है, 5 इधर भी है, 5 हम 25, तो इनको टोटल जोड़ा जाए तो ये कितने हो जाएंगे, स्पर्शी व्यंजन 25, कितने हो गए 25। अब यहाँ पर देखेंगे क वर्ग का मतलब क ख ग घ अंगा। अब इनका उच्चारण स्थान जैसे कि जान ही चुके हैं, फिर भी हम यहाँ पर एक इसमें ज़्यादा पूछा जाता है इसी से संबंधित, तो हम यहाँ पर देख लेंगे क वर्ग, च वर्ग, ट वर्ग। तो इसके लिए हम एक सूत्र बनाए हैं, क च ट त प, कचट तप, ये याद कर लीजिए। और फिर इसका उच्चारण स्थान KTM 2। आप जानते हैं KTM बाइक होता है, कोई आपका मित्र जा रहा है उससे कहिए KTM 2, तो KTM आप मांग रहे हैं KTM 2, तो क वर्ग का कंठ से, च वर्ग का तालु से, ट वर्ग का मूर्धन से, और त वर्ग का दंत से, और प वर्ग का ओष्ठ से। इस तरीके से आप याद कर सकते हैं फार्मूले के तरीके से, यानी आप इसका संक्षिप्त रूप याद कर लीजिए, आप डायरेक्ट इसके सारे उच्चारण स्थान जान जाएंगे कहाँ से होता है। तो ये अच्छा लगा होगा आपको, हो सकता है आप पहले भी पढ़े हो, कचट तप KTM 2। यहाँ पर ये जो आपको पंचमाक्षर बताए थे यहीं से लिया जाता है, ये 5 जो आपके लास्ट वाले होते हैं यही पंचाक्षर होते हैं, इसको अनुस्वार भी कहा जाता है। और अनुनासिक क्या होता है, अनुनासिक आप जानते हैं जो चंद्र बिंदी बनती है अनुनासिक कहा जाता है। जैसे आँख लिखा जाए, आँख, ये आपका अनुनासिक में आ जाता है। अनुनासिक का मतलब क्या हुआ कि जो मुख के साथ साथ नाक का भी प्रयोग हो उसको बोलने में, जैसे आँख बोल रहे हैं तो वो अनुनासिक में आ जाएगा, ठीक है। ये आप जान गए। अनुस्वार जान गए, यही पंचमाक्षर अनुस्वार भी होते हैं। अंग की बिंदी जो होती है वो अनुस्वार होता है, जैसे अंक लिखा हो तो ये अनुस्वार में आएगा अंक की बिंदी, ठीक है। ये अनुसार अनुनासिक हो गया। अब देखते हैं ये 25 आपके हो गए कौन से, स्पर्शी या वर्गीय व्यंजन। अब अंतस्थ व्यंजन के बारे में, अंतस्थ व्यंजन कौन से होते हैं, जो स्वर और व्यंजन के अलावा यानी स्वर और व्यंजन के बीच में रखे गए हैं उनको अंतस्थ व्यंजन कहते हैं। इसको हम अर्ध स्वर भी बोलते हैं, क्या बोलते हैं, अर्ध स्वर, अर्ध स्वर। ये स्वर और व्यंजन दोनों के बीच में लिए गए हैं, रखे जाते हैं। इनकी संख्या कितनी होती है, 4।
अब अर्धस्वर कैसे, जैसे आप कोई भी इत्यादि एग्जाम्पल लें, जैसे आप जब संधि करते हैं, इत्यादि है, आदि है, इत्यादि है और नौविक है, नाविक है, तो उसमें देखिए य हो या ल हो, ये जितने भी वर्ण आते हैं चारों में से वो गायब हो जाते हैं। जैसे इति प्लस आदि, यह गायब हो गया। नाविक नौ प्लस इक, वह गायब हो गया। ये चारों जो होते हैं जब संधि होती है तो चारों गायब हो जाते हैं, उसकी जगह स्वर आ जाता है या व्यंजन आ जाता है। ठीक है, तो स्वर आ जाता है। अब देखते हैं कि उष्ण व्यंजन कौन से होते हैं। उष्ण व्यंजन कहें या फिर इसको संघर्षी व्यंजन भी कहते हैं। क्या कहते हैं? संघर्षी व्यंजन या उष्ण व्यंजन। संघर्षी व्यंजन जिनको बोलने में संघर्ष करना पड़े या जिनको बोलने में उष्ण यानी ऊष्मा ज़्यादा निकले, वायु के साथ साथ ऊष्मा भी निकले, जैसे श, श, स, ह, इसको बोलेंगे तालव्य श, इसको बोलेंगे मूर्धन्य श, इसको स दंती स, फिर ह। तो ये कितने हो जाते हैं? ये 4 हो जाते हैं। 4 ये हो जाते हैं तो कितने हो गए? आप देखिए 11 स्वर हो गए और व्यंजन, ये वाले व्यंजन जो व्यंजन का वर्गीकरण है स्पर्शी, अंतस्थ और उष्ण, इन तीनों को व्यंजन मिलाएंगे तो 25 4 31 और 4 33 व्यंजन टोटल हो गए और स्वर 11 हो गए जो कि हमने पढ़ा था। अब देखिए 33 और 11 मिलाएंगे तो 44 हो जाएगा, लेकिन यहाँ पर हमने बताया ही था 52 होता है और 44 जब निकाल देंगे तो अभी और भी व्यंजन बचे होंगे। वो क्या होते हैं, वो कौन से होते हैं वो भी देखते हैं। यहाँ पे संयुक्त व्यंजन होते हैं, द्विगुण व्यंजन होते हैं और अयोगवाह होते हैं। इनको देखते हैं। संयुक्त व्यंजन क्यों इनको अलग रखा गया है व्यंजन के उससे कैटेगरी से, तो यहाँ पर देखिए संयुक्त व्यंजन इसको इसलिए कहा गया है क्योंकि ये 2 व्यंजन से मिलकर बना होता है। यहाँ पर स्वर 2 अलग अलग स्वर लेकर संयुक्त स्वर बनते थे, लेकिन यहाँ पर जो है स्वर सहित और स्वर रहित व्यंजन मिलकर के संयुक्त व्यंजन बनाते हैं। कभी कभी प्रश्न आ जाता है स्वर सहित और स्वर रहित व्यंजन इनमें से कौन है? इनमें से दिए होंगे 3 और इनमें से एक दिया होगा, उसमें से एक आपको सही चुनना होगा। स्वर सहित और स्वर सहित व्यंजन कौन सा है? तो छ, त्रंग, ज्ञ और स्र। तो देखिए ये संयुक्त स्वर सहित और स्वर रहित क्यों हमने बोला है, क्योंकि आप देखिए जब भी आप वैसे भी जान रहे हैं कि व्यंजन जो होते हैं वो स्वर स्वर की सहायता से बोले जाते हैं, स्वतंत्र तो होते नहीं, स्वर के सहायता से बोले जाते हैं। जैसे क बोलना है तो क प्लस अ, क, ख, ग, घ जो भी बोलिए उसमें स्वर की सहायता लेनी पड़ती है, ये है स्वर, और इसको बोलने में इसकी सहायता लेनी पड़ती है तब जाके क बनता है। हलंत मतलब होता है आधा, यानी स्वर के बिना ये है और अगर इसको मिला दिया तो ये स्वर सहित हो गया और ये केवल लिया जाएगा तो स्वर रहित हो जाएगा। तो जैसे यहाँ पर छ लिखना है तो ये आप जान रहे हैं संयुक्त व्यंजन कितने होते हैं टोटल? ये 4 होते हैं। ठीक है, और यहाँ पर देखिए उत्क्षिप्त या फिर द्विगुण व्यंजन वो कौन कौन से होते हैं? वो ड़, ढ़ और ड़, ड़, ड़ और ढ़, ये 2 हो जाते हैं उत्क्षिप्त। अभी क्यों उत्क्षिप्त बोलते हैं इसको? देखिए जिससे उत्पन्न होता है, वो मतलब उत्पन्न होना, क्षिप्त मतलब छिप जाना, जिससे उत्पन्न हुआ उसको छिपा देता है। इसके अंदर 2 गुण हो जाते हैं, जैसे ड़ और ढ, ड और ढ, ड से डमरू, लेकिन जब यहाँ पर ढ होगा तो यहाँ पर जैसे पढ़ाई लिखना है तो पढ़ाई, ठीक, लेकिन जब लड़ाई लिखना होगा तो ये यूज होगा, यहाँ पर बिंदी होगा, लड़ाई। ठीक है, इनका अलग अलग उच्चारण होता है। ठीक, ये 2 हो गए, 4 ये हो गया और अयोगवाह अंग और अह, ये 2 हो गए। तो टोटल आप देखिए व्यंजन कितने हो गए? 2 ये हो गए, 2 2 4 और 4 दूनी 8, 8 और 33, यहाँ पर आप जोड़ेंगे तो 11 स्वर हो गए, प्लस ये वाले व्यंजन 33 हो गए और यहाँ पर आप देखेंगे 4 ये 33 हो गए और फिर यहाँ पर 4 ये हो गए और प्लस 2 2 4 ये हो गए। इनको जोड़ देंगे तो कितना हो जाएगा? 11 33 44 हो गया, 44 4 48 और 4 52 हो जाएगा। ये आपके टोटल 52 वर्ण आ गए। अब देखिए संयुक्त व्यंजन इसको क्यों कहते हैं, इसको भी जान लेते हैं। तो संयुक्त व्यंजन, जैसे जब आप इंग्लिश में देखे होंगे छोटे बच्चों की जो किताबें होती थी 2 रुपए में मिलती थी, 5 रुपए में मिलती थी, जिसमें वर्ण को कैसे इंग्लिश में लिखा जाता है, जैसे क से ज्ञ तक लिखा होता था, अ से ज्ञ तक लिखा रहता था और उसमें सबकी स्पेलिंग लिखा होता था। आधा क है, आधा क रहता था तो के होता था, पूरा क होता था तो के ए होता था और
ऐसे ही लिखा जाता था, ख होता था तो KHA लिखा जाता था। तो उसी तरह से हम यहाँ पर स्पेलिंग मिलाएंगे। छ को क्या लिखा जाता था? KSH, यानी कि का मतलब के मतलब का हम पढ़ते थे, लेकिन ये स्वर रहित हो जाएगा और स्वर रहित हो जाएगा और प्लस सा का मतलब हो जाएगा यहाँ पर आपका मूर्धन्य सा। इसको जोड़ देंगे तो छ बन जाता है, कक्षा जब बोलते हैं। और ज्ञ में क्या होता है? ज प्लस इया, ठीक है। और त्र में TRA लिखा जाए तो ट हो जाएगा, हलंत लगेगा। यहाँ पर पहले वाले में हमेशा हलंत जरूर लगाएं, मिस्टेक नहीं करेंगे, यही आपको देखना होगा। त प्लस र। और स्रा को क्या होगा? स प्लस र। ये आपको ऐसे याद कर लेना होगा और समझ लेना होगा, याद करने की जरूरत नहीं, आप समझ ही लिए हैं, ड़ ढ जान ही गए हैं। अब देखते हैं इसके अलावा टोटल आप जान गए कि 52 वर्ण हैं। अब देखिए अल्प प्राण, महाप्राण, अघोष और सघोष में हम जानेंगे। ये भी बहुत इंपॉर्टेंट प्रश्न रहता है कि अल्प प्राण किसे कहते हैं? जिसको बोलने में कम प्राण लगाना पड़े। कम प्राण मतलब कम आपको दम लगाना पड़े। तो जैसे अल्प प्राण, यहाँ पर इन जो स्पर्शी व्यंजन है, अंतस्थ व्यंजन है, उष्ण व्यंजन, इन तीनों व्यंजनों के संयोग से इनका निर्माण हुआ है। तो देखिए कैसे अल्प प्राण, जिसको बोलने में कम वायु, कम समय और कम जान लगानी पड़े, जैसे क ख ग घ अंग, यानी इसको बोलने में, इन तीनों को बोलने में देखिए क ख ग घ अंग, इन देखिए तीनों को बोलने में हमें कम समय लगाना पड़ रहा है। कौन कौन? क ग और अंग। क कितने नंबर पर है? 1, फिर 3 और फिर 5, यानी ये जो होते हैं 1, 3, 5वें स्थान पर, इनको अल्प प्राण कहते हैं। अब यहीं पर रहेंगे महाप्राण। अब इनके अलावा जो बचा, यानी 2 और 4, ये क्या होते हैं? महाप्राण। 2 4 का मतलब ख और ग, ख और घ, ये क्या हो गए? महाप्राण हो गए। अब इसी में ये नहीं कि यही क वर्ग में, ये सारे पांचों वर्ग में यही होते हैं। जैसे ये पहला जैसे अल्प प्राण में क्या हो जाएगा? च ज इया, फिर ट ड ण त द न, यानी 1, 3, 5 पर जो आएंगे इसमें से वो अल्प प्राण, और 2 और चौथे स्थान पर जो आ जाएंगे वो महाप्राण। बस यह आपको क्रमशः लिखा भी होना चाहिए। अब आगे आते हैं, इसके अलावा क्या होता है? अंतस्थ और इस पर उष्म व्यंजन में कौन अल्प प्राण है, कौन महाप्राण, ये भी प्रश्न आते हैं। तो देखिए आ से अल्प प्राण और आ से अंतस्थ, तो ये क्या हो जाएगा? जिसमें अल्प प्राण लिखा है उसमें ही अंतस्थ व्यंजन भी आ जाएंगे। अंतस्थ व्यंजन का मतलब क्या हो गया? य र ल व, य र ल व, ये भी अल्प प्राण में आ जाएंगे। बचा जो उष्म व्यंजन वो इसमें आ जाएगा, सा ह, ठीक है। ये आपके अल्प प्राण महाप्राण हो गए। अब देखते हैं अघोष सघोष। जिन स्वरों के उच्चारण में कंपन होता है वो घोषत्व वर्ण कहलाते हैं। ये क्या कहलाते हैं? प्राणत्व के आधार पर स्वर और व्यंजन है, ठीक है। तो ये अघोष और सघोष क्या है? तो जिन स्वरों के उच्चारण में कंपन कम होता है या कंपन नहीं होता है वो अघोष है। सघोष जिसके उच्चारण में कंपन ज्यादा होता है या कंपन होता है उच्चारण करने में, वो सघोष होता है। अघोष, या फिर दूसरे ट्रिक से समझे कि याद रहे हमेशा, घो मतलब घोष मतलब समझिए घोंसला, घोष मतलब घोंसला। चिड़िया कौन घोंसला बनाती है? सा मतलब साथ, या फिर चिड़िया ऐसी कौन सी चिड़िया है जो घोंसला बनाती है, उसको हम गौरैया लिख सकते हैं, मान लीजिए गौरैया। और अघोष यानी घोंसला नहीं, मतलब नहीं, जो घोंसला नहीं बनाती है वो तो हम लोग याद है हमेशा से कि इसको हम कोयल कहते हैं, जो कभी घोंसला नहीं बनाती है, कौवे के घोंसले में अपने अंडे को रखती है। तो कोयल से क ले लिया, गौरैया से ग ले लिया, तो क आ गया, यहाँ पर क आ गया। ये क्या हो गया? 1 और 2, 1 और 2, क और ख। यहाँ देखिए क 1 हो गया और यहाँ पर ग आ गया है ना, ग बीच में ख बच गया है, तो जो ख होगा वो 2 नंबर पर यानी कि अघोष में आ जाएगा। और यहाँ पर बचे कौन से? 2, 3, 4, 5,
यानी आप ये कह सकते हैं अघोष कौन से होते हैं, जो पहले और दूसरे नंबर पर होते हैं स्पर्शी व्यंजन में, और जो सघोष होता है वो तीसरे, चौथे और पांचवें स्थान पर होता है। तो इस तरह से हम सघोष अघोष भी जान सकते हैं। इसके अलावा अंतस्थ और ऊष्म व्यंजन में कौन से अघोष हैं, कौन से सघोष, ये भी जान लेते हैं। तो जैसे अघोष यानी नहीं है, लेकिन फिर भी अ से शुरू हो रहा है तो अंतस्थ नहीं इसमें लेंगे, तब इसमें ऊष्ण ले लेंगे, बस उल्टा हो जाएंगे। तो सा फिर हा, ये आपके अघोष में आते हैं। और सघोष में या, सघोष में कौन से हो जाते हैं, या, र, ल, व। ये आपका हो गया पूरा का पूरा, एक ही वीडियो में पूरा सारांश देख लिए हैं। अब आप कोई भी टेट का कोई भी वीडियो देखें या अन्य किसी संबंधित से रिलेटेड, आप किसी एग्जाम किस से रिलेटेड तैयारी कर रहे हैं तो वहाँ भी देखेंगे ये वीडियो कम से कम 1-1, 2-2 घंटे, 1-1, 2-2, 3-3 पार्ट में पढ़ाया गया होगा, और इतना ही सारा चीज़ उसमें भी होगा, लेकिन बहुत डीपली और बहुत कम स्पीड में इस चीज़ को पढ़ाया गया होगा। हम तो बोर्ड पर इसलिए लिख लिए ताकि कम समय में बहुत सारा मटेरियल आपको दे सके। वीडियो अच्छा लगा हो तो दोस्त सपोर्ट जरूर करिए और शेयर करिए वीडियो को। चैनल पर नए हैं तो सब्सक्राइब जरूर कर लीजिए दोस्तों। जय हिंद, जय भारत।